नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर एक बहुत बड़ा फॉल हमने आता हुआ देखा है। आपकी स्क्रीन पर सोना लेके आना चाहेंगे क्योंकि जब से वो US एंड चाइना की ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्फ्रेंस हमने सुनते हुए देखा, जो वो स्पीच यहां पर चल रही थी, उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट सोने में बनती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि सोने का ऑल टाइम हाई यहां पर ₹1,00,000 का है और वहां से करीबन 6% तक की गिरावट हम अपनी स्क्रीन पर यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। 93,000 के नीचे के कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4% की गिरावट है, तो भारतीय बाजारों में हमने यहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है। और ये ग्लोबल प्राइसेस हैं जहां पर 3.5% की गिरावट है। $3200 प्रति आउंस तोड़ने की तैयारी में यहां पर सोना आपकी स्क्रीन पर। काफी हद तक यही हाल हमने चांदी में भी आता हुआ देखा है, जहां पे एक नीजोक रिएक्शन मैंने देखा था 2% की गिरावट के साथ काम करता हुआ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3% की मंदी के साथ कारोबार। यहां पर भी 1,03,000 का ऑल टाइम हाई है और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करीबन ₹10,000 की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से चांदी में भी बनते हुए नजर आई है। इसके एब्सोल्युटली विपरीत जो रिस्क ऑन सिचुएशन हमने बाजार में बनते हुए देखी, जहां पर एसेट क्लासेस तेजी में है, इक्विटी मार्केट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, वही हाल यहां पर कच्चे तेल में है, जहां पर एक तेजी के साथ कारोबार है। चाहे क्रूड की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, यहां पर पॉजिटिव कारोबार होता हुआ नजर आया है। क्रूड जैसे कि आप देख सकते हैं तेजी में है, कॉपर में आधे % की बढ़त के साथ कारोबार है, लेकिन क्रूड 3% की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर काम करता हुआ। लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्क ऑन सिचुएशन है यहां पर, बाजार को लगता है कि जो वर्स्ट पॉसिबिलिटीज थी वो यहां पर फैक्टर इन हो चुकी हैं और एक सीधा इंपैक्ट हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। वेल, एब्सोल्युटली हैविंग सेड दैट, इस हफ्ते अभी भी बहुत सारा डेटा है। US फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच है, डिटेल सेल्स डेटा, इन्फ्लेशन नंबर्स, ये US से भी आएंगे और चाइना से भी आएंगे और इनका एक इंपैक्ट हम बाजार में आता हुआ देखेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम उस US चाइना ट्रेड डील का एक नीजोक रिएक्शन हम यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देख रहे हैं। वेल, हमारे साथ हमारे गेस्ट जारी हो चुके हैं। GJPC के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, एंजल वन के प्रथमेश माल्या, गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप मार्केट्स और जिस तरह का नीजोक रिएक्शन हमने बाजार में बनता हुआ देखा? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से जिस तरीके से रिस्क जो है वो कम होते हुए दिखाई दिया है, अकॉर्डिंगली सारे एसेट क्लास में वही बिहेवियर आया है जैसे एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल से ये तो जायज़ है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है और जिस तरीके से फैक्टर्स मूव इन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से अगर $200 भी निकल जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो $3,000 जो है वो एक तरीके से मेरे ख्याल से पॉसिबल बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल। यहाँ करेक्शन की पॉसिबिलिटी अभी भी जारी है और इस काउंटर में हमारी सलाह यही रहेगी कि सेल ऑन रैलीज की फिलहाल नेक्स्ट कुछ फ्यू वीक्स में स्ट्रैटेजी बनाई जाए। बट फिलहाल के लिए ट्रेंड वीक ही दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग है। फिलहाल कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट इसको अगर उछाले में मिलता है तो इसको बेचना ही चाहिए। अगर आपको लगता है और गिरावट देखने को मिलेगी प्रथमेश, और जैसे आपने कहा हर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करनी चाहिए, तो यहां से नीचे के क्या टारगेट्स बनते हुए नजर आते हैं? आई थिंक इफ यू नेक्स्ट जो है वो 92,000 और पॉसिबली 91,500, ये भाव जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी और ₹1,000 का करेक्शन भी यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी इस काउंटर में। और मेरे ख्याल से सेल ऑन रैलीज इसको अपनाई जाए और अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो ही ट्रेड करें, वरना इस काउंटर में ट्रेड ना करें। ट्रेड तो फिलहाल वीक ही दिख रहा है। अमित, चांदी आप कैसे देखेंगे? क्योंकि बाजार को लगता था कि चांदी मेटल्स को फॉलो करेगी कि US और चाइना से, चाहे वो सोलर है, फोटोवोल्टाइक है, ग्रीन एनर्जी है, चांदी की मांग निकल के आएगी और वो एक सपोर्टिव फैक्टर होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमने वो बनता हुआ नहीं देखा। चांदी भी एज अ सेफ हेवन बिहेव कर रही है और जिस तरह की बिकवाली सोने में है, चांदी में भी वैसे ही 2.5-3% की गिरावट। देखा जाए तो एज कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर में जो है थोड़ा सा कम गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गोल्ड जो है कंटिन्यूअस नए हाई बनाया जा रहा था और चांदी में हम देख रहे थे कि जो नए हाई की तरफ मार्केट जाने से रोक रहा था। अभी मेटल्स का सपोर्ट जो है सिल्वर को थोड़ा सा मिला हुआ है, इसलिए चांदी जो है डाउन कम है। बट मेरे को लग रहा है इसको अपॉर्चुनिटी, एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए। न्यूज ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी है, मार्केट काफी डाउन है, तो लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है 94,000 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से एक बार सिल्वर में खरीदारी की जा सकती है। 95,000 तक का टारगेट रखें और नीचे में ₹93,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये जो गिरावट है इसमें स्पेशली सिल्वर को खरीदारी का मौका समझना चाहिए।
तो सोने में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन चांदी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज शायद यहाँ पर नजर आ सकती हैं। हमारे साथ कॉलिन शाह जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार। एक ये इवेंट था जहाँ पर बाजार की नज़र थी कि अगर यूएस चाइना में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इवन एक बातचीत शुरू होती है, तो हम सोने में मुनाफा वसूली आते हुए देखेंगे। बातचीत ही नहीं बल्कि हमने एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आज बनते हुए देखी, जहाँ पर अब यूएस चाइना पे 30% और चाइना यूएस पे 10% टैरिफ्स लगाएगा। ये 145%, 125% से काफ़ी नीचे है। आप कहेंगे वर्ल्ड कैन लिव विद दीज नंबर्स अगले 90 दिन के लिए? और जिस तरह का नीजक रिएक्शन हमने सोने में आता हुआ देखा है, क्या वो एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो था कि एंड मैंने लास्ट वीक भी बोला था आपके प्रोग्राम में कि द मिनट ये वॉर का कुछ हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का कुछ सेटलमेंट हो जाए और ये चाइना यूएस का कुछ डील हो जाए, तो सोने में डेफिनेटली करेक्शन आएगा। बट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये करेक्शन शॉर्ट टर्म है। 3,000 के लेवल पे जाके शायद स्टेबल हो जाएगा और फिर वापस उसका बुल रन चालू होगा अगले 1 साल के लिए। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स जो है दुनिया भर में वो डॉलर को डी रिस्क करके सोने में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। सो वो आई थिंक वो एक कंटिन्यूड रहेगा। इन द शॉर्ट टर्म हमारे इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज हो गई कि थोड़ा करेक्शन आ गया और जो कंज्यूमर जो अक्षय तृतीया पे बाइंग शायद थोड़ा होल्ड किया था। शादियां तो थी, शादी की सीजन भी चल रही है, वो ये वीकेंड वापस स्टोर में जाके थोड़ी खरीदारी करें। Oh, well, absolutely. Just coming back to prices again, यूएस चाइना का कुछ करार होता हुआ देखा टैरिफ्स पे। हमने यूएस यूके में भी एक ट्रेड एग्रीमेंट पिछले हफ्ते हुए आते हुए देखा। और जैसे आपने कहा कॉलिन, सीज फायर है इंडिया पाकिस्तान में और शायद रशिया यूक्रेन में भी हो जाए 3 सालों के उस एस्केलेशन के बाद। तो जो भी फैक्टर्स हैं थोड़ा सा अब ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहे हैं। 3,000 पे जैसे आपने कहा कि एक सपोर्ट बन सकता है, चांसेस हैं उसके नीचे भी प्राइसेस डिप करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बायर्स को? नहीं, अभी ये माहौल में ऐसा नहीं लग रहा है। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ट्रेड डील्स, देखो ट्रेड डील जो हो रही है वो यूके की भी जो हुई, तो लगभग सारी कमोडिटीज पे 10% है। ओके, और जो चाइना तो 30% है, बट लगभग से यूके इफ वी काउंट के यूएस के सबसे अच्छे मित्र जो है वो यूके है, और उनके साथ अगर 10% किया है एज अ बेस, बहुत कुछ चीजों पे रोल्स रॉयस इंजन एंड और जहाँ बोइंग को जरूरत है वो 0 है, बट बाकी लगभग सारी कमोडिटीज 10 है। तो ऐसे माना जा सकता है कि लगभग बाकी की दुनिया का भी अगर 10% रहेगा तो 10% रहेगा, तो यूएस में इन्फ्लेशन जरूर रहेगा। ब्याज भी फेड का जहाँ है वहां ही रहेगा। आई डोंट थिंक बहुत स्कोप रहेगा करेक्शंस के। सो गोल्ड इसके नीचे आज की तारीख में नहीं लग रहा है, स्पेशली आफ्टर यूके डी। कॉलिन, हमेशा हम मार्केट्स में देखते हैं जो रिएक्शन था हमने यूरोजोन से आता हुआ देखा है। आपको लगता है एक बार यूएस रिएक्ट करेगा, एक बार वो बाजार खुलेंगे तो? हाँ, जरूर करेगा, पक्का जरूर करेगा। और आई थिंक बहुत आज अपना ही मार्केट देखो, मींस इट्स लाइक मे बी द, आई डोंट नो, यू नो बेटर, बट ये साल का ऑल टाइम हाई होगा ये एक दिन। 4 सालों में सबसे ज़्यादा आज की तेज़ी देखने को मिली है एक्विटी मार्केट्स में। तो क्लियरली रिएक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इमोशनल एंड इन सम सेंस वेंजफुल भी यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। अब जिस तरह की कॉन्वर्सेशन कॉलिन हमने यूके और इंडिया में आते हुए देखी है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, अब बाजार को अगला स्टेप आपकी इंडस्ट्री के लिए ये इंतज़ार है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह से निकल के आता है। किस तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ से है? एक्सपेक्टेशन बहुत है, और सारी इंडस्ट्री सारी ईपीसीज का बहुत है, और हमारे ट्रेड के तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई, स्पेशली जो रॉ मटेरियल पार्ट है। आज डायमंड्स में बहुत धक्का लग रहा है, नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों में। और ज्वेलरी भी, जो स्पेशली सीप से जो स्टडेड का लगभग एक्सपोर्ट जो यूएस जाता है, तो वहाँ एक एक पैंडेमिक का फर्स्ट लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन का माहौल आके बन गया है। सो ट्रेड डील बहुत जरूरी है, एंड वी आर ऑल एंशियस होपफुल कि अगले 10-15 दिन में अगर हो जाए तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो लेवल्स अभी सेट हुए हैं उससे ज्यादा ना हुए वैसे। ओके कॉलिन, इस क्वार्टर में इंडस्ट्री अपने आप को कैसे पाती है? लास्ट क्वार्टर हमने देखा था वीक था, ये क्वार्टर भी कोई लेस वॉलेटाइल या लेस इवेंटफुल नहीं है? देखो, ये क्वार्टर का जो मेन टाइम था वो ग्लोबली था मदर्स डे, एंड इंडिया में था अक्षय तृतीया। तो वो जो 2 मेन इवेंट है अप्रैल में जून की, वो खत्म हो गई। और अक्षय तृतीया भी बहुत अच्छा नहीं रहा, और मदर्स डे भी यूएस में मींस एवरेज ही था कंपेयर टू इवन लास्ट ईयर। सो ये क्वार्टर में अच्छा। और दूसरा है टैरिफ का माहौल। ये सब अगर गिनो और गोल्ड की वोलेटिलिटी, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये क्वार्टर कुछ खास रहेगा कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर।
उम्मीद वो है कि ये क्वार्टर में अब जो होना है वो हो जाए और अगले 2 क्वार्टर मेकअप फॉर द क्वार्टर 1 का लॉस। ओके आपने कहा कि जहाँ तक डायमंड्स एंड लैब ग्रोन्स हैं वहाँ पर भी कोई बहुत बेहतर डिमांड देखने को नहीं मिली है। अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले साल से कंपेयर करें, तो क्या थोड़ा सा ये बेटर है, नेगेटिव है, फ्लैट है? नहीं, नेगेटिव, पक्का नेगेटिव। एंड आप देखते हैं यहाँ पर डिमांड आता हुआ, क्योंकि काफ़ी सारा रेटोरिक या नैरेटिव ये निकल के आया है कि डायमंड्स हम शायद बेटर होता हुआ देखें गिवन द फैक्ट कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। सी ये बहुत मुश्किल सवाल है बिकॉज अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल द ग्लोबल इवेंट्स। सो जैसे जैसे ये सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ये ट्रेड अग्रीमेंट्स का थोड़ा आई थिंक माहौल सुधर जाए इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, देन आई थिंक कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बहुत सुधर जाएगा एंड कम सीजन जो हमारी मेन सीजन है क्रिसमस दिवाली वो टाइम आई थिंक थोड़ा ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी आ जाएगी। कॉलिन आपको जाने दें उससे पहले आपका रिएक्शन क्या है? आज 8 बजे क्या वॉच करेंगे आप? न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट। वेल पीएम मोदी का संबोधन है आज शाम को 8 बजे, तो क्लियरली सभी की नजरें वहां पर रहेंगी कि हाँ, वो यहाँ पर वो तो पक्का बट एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया कॉलिन एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए एंड ऑफ कोर्स टेकिंग अस थ्रू कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बाजार कैसे रुख पर हैं और किस तरह की बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं फर्स्ट हाफ 2025 के लिहाज से। वेल ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि काफ़ी सारे इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट्स हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी आते हुए देखे हैं। आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। अब तक हम देखते रहे कि बायोमेट्रिक्स का जो यूज़ है वो यहाँ पर वीट एंड पैडी के लिए, राइस के लिए होता है, अब इसे दालों और खाने के तेलों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है? कितनी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, किसानों के लिए इसके क्या मायने हैं? बेसिकली मैडम ये तो वीट और राइस में जैसे आपने बोला है हो ही रहा था। इस साल से नए खरीद से 21 अप्रैल के बाद जो आधार एक्ट है, 21 अप्रैल के बाद ये कंपलसरी हो गया था कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगा वो बायोमेट्रिक के थ्रू होगा, ताकि इससे 3 बेनिफिट है। एक तो फास्ट रहेगा, ऑथेंटिकेटेड रहेगा और जेन्युइन फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अभी तक क्या होता था, जो मैनिपुलेशन हो रहा था एट द पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, वो मैनिपुलेटर रुक जाएगा। जो किसान के नाम का यूज होके और अदर स्टेट से माल आ रहा था या एमएसपी का बेनिफिट लेने के लिए जो लीकेज थे वो इससे रुक जाएंगे। आप जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने डाले हैं प्रोक्योरमेंट के लिहाज से, आप उन्हें कवर होता हुआ देखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि 1.5 से 2 मिलियन टन भी टोटल पल्सेस का प्रोक्योरमेंट हो पाएगा, बिकॉज तुअर का अभी तक 5 लाख टन के आसपास ही फिगर चल रहा है। चना 1 लाख टन का भी फिगर अभी पूरा क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब जो रिपोर्ट आ रही है अभी इनको, और चना ज्यादा मिलने जैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत राजस्थान और गुजरात में ही मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा तो सब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और मसूर की प्रोक्योरमेंट जो एमपी में हो रही थी वो बहुत स्लो चल रही है। तो जो भी इनकी रबी की क्रॉप थी, तुअर, मसूर, चना, इसमें मुझे नहीं लगता है सब मिला के भी 1.5 से 2 मिलियन टन हो पाएगा। चना भी नहीं लगता, जितनी तुअर हुई है उतना भी कवर होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी तो मंडियों में अराइवल भी नहीं है और कुछ किसान अभी माल भी रोक के रखे हैं। उनको लग रहा है कि अभी चने में थोड़े एक बार दाम बढ़ेंगे तो वो लाएंगे। तो या तो गवर्नमेंट को एमएसपी के ऊपर लेना पड़ेगा, या अभी क्या एमएसपी के रेंज के ऊपर या एमएसपी के रेंज में ही चना चल रहा है। तो गवर्नमेंट को देने में अभी चने के किसान को उतना वो दिख नहीं रहा है, इंक्लाइन नहीं लग रहा है। सतीश जी आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 मिलियन टन अक्रॉस पल्सेस प्रोक्योरमेंट होगी इस बार? ऐसा लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक तो 7-8 लाख टन की फिगर आई है। 5 लाख टन तुअर है, 1 लाख टन चना है, ऑलमोस्ट 1 लाख टन के आसपास मसूर है। तो मसूर इन्होंने 6 से 7 लाख टन एमपी में लेने का अश्योरेंस दिया है। अभी कितना और ये लेते हैं, क्योंकि 3-4 रोज से मंडियां भी बंद चल रही थी। अब मंडियां खुलती है और गवर्नमेंट की क्या प्रोक्योरमेंट की स्कीम दिखती है वो देखने जैसा है। सतीश जी अगले सीजन के लिए यहाँ पर माना जा रहा है कि मानसून काफी बेहतरीन होगा। सरकार ने यहाँ पर अपने एस्टिमेट्स भी प्रोडक्शन के लिहाज से काफी बढ़ाए हैं। इंडस्ट्री की क्या सोच है इस बारे में? नहीं, वो वही यही तो डिस्काउंट हो रहा है ना कि अभी मानसून अच्छा है। नहीं तो आप देखेंगे कि जो चना है वो बफर स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है इस बार, है ना। और लास्ट टाइम जो कि 20-25 लाख टन के आसपास था, उसके बावजूद भी एमएसपी के आसपास ही चना चल रहा है। इंपोर्ट का जो चना आया था वो ऑलमोस्ट अभी 6-7 लाख टन का कैरी ओवर बचा होगा। नया क्रॉप अभी आने को अभी 8 महीने हैं।
7 8 महीने है। अब ये कंजम्पशन का पीरियड रहता है, जुलाई से लेके दिवाली तक सारी पल्सेस की कंजम्पशन काफी अच्छी रहती है। तो ये कंजम्पशन के पीरियड में थोड़े बहुत दाम बढ़ सकते हैं, तो चने के बढ़ सकते हैं, तुअर में लग नहीं रहा है। और देखना है भी ये मानसून क्या एक्चुअली सही में टाइम से आता है या डिस्टर्ब होता है या ज्यादा आता है, एक्सेस आता है, कम आता है, उसको देख के ज्यादा स्टॉकिस्ट भी अभी एनकरेज नहीं हो रहा है पल्सेस में एंट्री करने को, क्योंकि उसको सामने मानसून अच्छा दिख रहा है और अभी प्राइसेस भी यही रेंज में चल रहे हैं। सतीश जी, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस एमएसपी के आसपास, नीचे अराउंड एमएसपी हैं फॉर दैट मैटर, आगे जाकर जैसे आपने कहा मांग जुलाई से और बढ़ेगी, नई फसल आने में 8 महीने हैं, आपको लगता है प्राइसेस यहाँ से कुछ इम्प्रूव होंगे? अगर गवर्नमेंट ने ये जो एलओपीज है जो 31 मई तक का फ्री एग्जम्पशन है, अगर ये और एक्सटेंड नहीं किया तो चने की और सारी पल्सेस की प्राइसेस 5 से 10% तक बढ़ सकती है। अगर ये फिर एक्सटेंड कर दिया तो फिर सारी प्राइसेस ऐसी ही चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत नॉमिनल डिमांड की जो तेजी आएगी वो तेजी आ पाएगी। और अगर सरकार इसे 31 मई से एक्सटेंड भी करती है, आपको लगता है और येलो पीस हैं इंडिया में आने के लिए अवेलेबिलिटी है या सेंटिमेंट प्ले है? नहीं, सेंटिमेंट प्ले है, प्लस अभी क्या है वहाँ पे जुलाई से फिर अपनी रशिया की क्रॉप आना चालू हो जाएगी। कनाडा के पास अभी भी एक्सपोर्टेबल सरप्लस है 4 से 5 लाख टन का, और अभी 1,40,000 टन ये महीने में एक्सपोर्ट हुआ है, वो भी आने का है। तो सेंटिमेंट प्ले भी रहेगा। और यहाँ पे 2-2 साल से 1.5 साल से जो येलो पीस पोर्ट पर है, आज भी अपने पास 7-8 लाख टन येलो पीस पोर्ट पर है, तो वो भी येलो पीस का फिर प्रेशर आएगा, वो बेचेंगे माल अगर एक्सटेंशन ये हो गया तो। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर दालों में। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव खबर यही है कि सरकार की जो प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, जिसका फ़ायदा किसानों को डायरेक्टली मिलेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट येलो पीस की नज़र यहाँ पर एज ऑलवेज है। 7 बार हम एक्सटेंशन देख चुके हैं येलो पीस के इम्पोर्ट की मियाद को, और अगर वो 31 मई को फिर यहाँ पर बढ़ाई जाती है तो कुछ और प्रेशर यहाँ पर दालों के प्राइसेस में देखने को मिल पाएगा। सतीश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम चर्चा भी यहाँ पर करने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। सोने चांदी पर तो हम बात कर चुके हैं, दालों पर भी कर चुके हैं, लेकिन मेटल्स में जोरदार तेजी है। और जिस तरह से कच्चे तेल में आज हमने 3.5-4% की बढ़त आते हुए देखी है, इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का रिस्क ऑन सेंटिमेंट हमने आज यूएस चाइना की कॉन्फ्रेंस के बाद आता हुआ देखा है, वो कच्चे तेल में काफ़ी एविडेंटली यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार, 3% की तेजी आपकी स्क्रीन पर है। 65 के ऊपर हमने अब ब्रेंट के प्राइसेस बनते हुए देखे हैं, और नाइमेक्स जो पिछले हफ्ते में एक बार 58 तक भी गया था, 61 वहाँ पर कारोबार है, तो 63 है एज ऑफ नाउ। तो क्लियरली वो $2.5 की तेजी तो आज ही यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। कैसे देखेंगे आप रत्मेश यहाँ से प्राइसेस को, क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग उछाल यहाँ पर आया है, क्या ये सस्टेनेबल है? आई थिंक गिवन ग्लोबल सिचुएशन मनीषा, ये तो एविडेंट था कि जहाँ पे रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, सारे रिस्क एसेट क्लासेस में आज के सेशन में तेजी आई है, वहाँ पे क्रूड पीछे नहीं हट सकता। और इक्विटीज भी अकॉर्डिंगली मोमेंटम ले रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। मेरे ख्याल से शाम में इक्विटी का सेशन खुलेगा, यूएस का, और कमोडिटी का सेशन खुलेगा, तो और आपको बूस्ट मिल सकता है। बट सस्टेनेबल है या नहीं वो सवाल है। अगर आप मुझे पूछेंगे, डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में ऐसे कुछ खास रुकावट्स नहीं है, तो फिर इन दैट सेंस यहाँ पे बूस्ट करने के लिए क्रूड के लिए ऐसे कुछ खास स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है डिमांड साइड में जो यहाँ पे ऊपर लेके जा सके। ये क्लियरली ट्रेड पैटर्न है जो ग्लोबल न्यूज़ के चलते हुए डिफाइन हो रहा है, और पॉसिबिलिटी एक बार है यहाँ पे $66 तक नाइमेक्स WTI क्रूड है वो जा सकता है। $60 जो है बेस के तौर पर काम करेगा। $60 के नीचे जाता है तो प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल जो है उनको ज़्यादा इंसेंटिव नहीं रहता है ऑयल, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो $60 के नीचे वाली पॉसिबिलिटी जो है वो कम दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। पॉसिबली मोमेंटम जो $66 क्रूड में MCX के भाव जो है 5,460 रुपीज आउटसाइड में ट्रेड पर्सपेक्टिव से 5260 की एंट्री करना है, 5180 का स्टॉप, ऊपर में टारगेट 5460, 5500। मेरे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ नेचुरल गैस भी लेके आना चाहेंगे, क्योंकि मंथ ऑन मंथ YTD बेसिस पे हमने नेचुरल गैस प्राइसेस को बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ देखा है। अमित, जैसा कि यूजुअली होता है कि जब क्रूड ऊपर जाता है तो नेचुरल गैस में कुछ मुनाफा वसूली आती है, एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहाँ पर। फ्लैट टाइप ऑफ कारोबार है, लेकिन 320 पर आपकी क्या राय है?
बिल्कुल 320 पे मनीषा जी खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो 327 के टारगेट रख सकते हैं। 317 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव होता हुआ वापस फिर से नजर आ रहा है, तो बिल्कुल 320 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर। एक महीने में हमने 250 रुपए से 320 तक यहाँ पर नेचुरल गैस को आता हुआ देखा है, करीब करीब 10% की तेजी, और यहाँ से भी बाइंग रिकमेंडेशंस अभी भी नेचुरल गैस में जारी हैं। अब आपकी स्क्रीन पे मेटल्स लेकर आएंगे, क्योंकि मेटल इंडेक्स अगर आज इक्विटीज में देखा जाए तो 5% की तेजी के साथ वहाँ कारोबार था। अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस और चाइना जो दोनों मेजर बड़े कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर देश हैं, जब वहाँ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो एक सीधा सपोर्ट हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। फिर चाहे वो स्टील है, एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। जिंक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, करीबन 1% से ज्यादा की। कॉपर में आधे 1% की तेजी के साथ कारोबार है। तो अक्रॉस मेटल्स यहाँ पर मल्टी वीक हाइज पर हमने एलमी और शंघाई में यहाँ पर कारोबार होते हुए देखा। मेटल्स जैसे कि टिन, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, पिछले एक हफ्ते में करीबन 7% की बढ़त के साथ टिन में भी कारोबार है। प्रथमेश, कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर? काफी सारी रिपोर्ट्स का अब ये मानना है कि जिस तरह से ये ट्रेड एग्रीमेंट है, अगले 3 महीने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी बाजार में है। शायद 5 से 7% की बढ़त यहाँ से अगर देखने को मिले अगले 3 महीने में, तो कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं होगी। मनीषा, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो जितने भी ओवरऑल ट्रेड डायनामिक्स में जो लोग इन्वॉल्व है उनको स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और अकॉर्डिंगली उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो इन दैट सेंस वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी दिखाई देती है, प्रॉब्ली इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर जो इन्वेस्ट करते हैं एसेट क्लास में उनको भी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और क्लियरली सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स पे आकर ये पर्टिकुलर फैक्टर रुक जाता है। तो इन दैट सेंस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए स्टेबिलिटी है। ऐसे कुछ खास अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर नहीं है जो मेटल्स को हावी करे या फिर बूस्ट करे। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अगर कॉपर अच्छा यहाँ पे उछाल दे दे और स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम, ये दोनों काउंटर उछाल दे दे, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स में करीब एक 6 to 7% रैली इस दोनों काउंटर में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अमित, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स को, और आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद इन द सेक्टर? बिल्कुल मॉर्निंग से ही बाइंग रिकमेंडेशन चल रही है। अभी भी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर तीनों बने हुए, बट लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्राइस जो है लगभग हाई के आसपास है। इंट्राडे में 252 रुपए के आसपास जिंक में खरीदारी करके चलना है। 257 रुपए का टारगेट लगाना है। 250 के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। वहीं पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 851 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है। 860 रुपए का टारगेट रहेगा। नीचे में 847 रुपए का स्टॉप लॉस है। वहीं पे अगर एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम अभी 238 के आसपास है। 237 के करीब इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 240 का टारगेट रख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे। आपको याद दिला दें कि रुपया के बाजार आज बंद है, तो वहां पर कारोबार नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, कुछ एक एशियन करेंसीज में यहाँ पर कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर जरूर आया है। ऑलमोस्ट 102 के पास पहुंचते हुए प्रथमेश, यहाँ पर आपको लगता है और तेजी आएगी? और जिस तरह से अप्रिसिएशन हमने इंडियन रुपी में आता हुआ देखा था, क्या वो इसके बावजूद जारी रहेगा? डॉलर इंडेक्स में अभी भी जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो चालू है, पॉसिबिलिटी है कि ये 104 तक अपसाइड वाला मोमेंटम लेके आ जाए, बट ये स्लो एंड स्टेडी होगा। आज के न्यूज़ फ्लो के कारण आपको करीब 1.5% का ये राइज दिखा है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है 104। अगर आप मुझे बेस प्राइस बोलेंगे डॉलर इंडेक्स के, 100 अगेन साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा, और अकॉर्डिंगली सारे एसेट क्लासेस में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यानी कि 104, और उसका इम्पैक्ट रुपए में आप देखते हैं अप्रिसिएशन पे होगा, या फिर क्या रेंज देखेंगे रुपए की अब आगे बनते हुए महीने 2 महीने के लिए? महीने 2 महीने के लिए आप अगर ओवरऑल रुपी का रेंज देखेंगे, लास्ट पूरा 1 साल का भी देखेंगे, काफी नैरो जोन में ट्रेड हो रहा है। तो इन दैट सेंस अगर आप मुझे पूछेंगे कि रुपी कहाँ रहेगा, तो मैं 86.5 अपसाइड बोलूंगा और नीचे 84 के आसपास बोलूंगा। ऑलराइट, वेल अब यहाँ पर बात एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कर लेते हैं। एंड अमित, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर स्पाइसेस एज अ सेक्टर में देखने को मिली है। आपकी स्क्रीन पे टर्मरिक, जीरा, ये सब चीज़ें लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बाइंग यहाँ पर है और सरखिट्स लगते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या सेंस है? बिल्कुल लेके जाना चाहिए। आज भी अभी खरीदारी कर सकते हैं। 14,000 के आसपास हल्दी वायरा अभी ट्रेड कर रहा है। 13,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। मेरे को अगर वीकेंड तक 15,000 के आसपास के भाव हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर बात करूं तो 7,000 का अभी ट्रेड हो रहा है जून वायदा। 6,800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाना चाहिए। ऊपर में ओवरऑल 7,500 के आसपास के टारगेट धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जीरा वायदा 22,100 के आसपास है, मौजूदा स्तर पर खरीदारी करें। 23,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, सॉरी 21,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 23,000 रुपए का टारगेट रख सकते हैं।
ये तो ही मसालों की बात अमित, और कुछ तरह इसी तरह के मूव्स हमने यहाँ पर सोयाबीन में बनते हुए देखे हैं। 1% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहां पर है। बाजार को लगता है अब क्योंकि यूएस चाइना में एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ सॉर्ट्स हुआ है तो हम चाइना की तरफ से खरीदारी यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। काफी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी एग्रीमेंट की वजह से कुछ मूवमेंट में आती हुई नजर आई हैं। फिर चाहे वो कॉटन है, शुगर में कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है लेकिन उसमें प्रोडक्शन अच्छी खासी है। रबर में हल्का सा सपोर्ट फिर से बनता हुआ नजर आया। बिल्कुल, सोयाबीन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये सोयाबीन अभी 1070 के आसपास चल रहा है। मेरे को लग रहा है 1050 का जो लेवल था ये काफी टाइम से रजिस्ट कर रहा था, इसके ऊपर मार्केट्स कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तो 1120 के आसपास के मूवमेंट अभी नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे ग्वारसीड और ग्वारगम पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अभी 97 के आसपास का भाव चल रहा है जून वायदा। मेरे को लग रहा है जल्दी ये वापस फिर से 10,000 के आसपास के भाव इसमें दिखाई देंगे। वहीं पे ग्वारसीड में जैसे 5100 के आसपास के भाव हैं, तो 5250 5300 की रेंज भी इसमें जल्दी दिखाई देगी। तो अभी देखा जाए तो पूरा का पूरा एग्री सेक्टर अभी काफी अट्रैक्टिव है। जो लो प्राइस इसके बनने थे वो मेरे को लग रहा है लास्ट वीक में ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। अब इस वीक से एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है पूरे एग्री कमोडिटी में देखने को मिलेगा। गुआर के प्राइसेस आप कहेंगे काफी हद तक इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह का सीज फायर हुआ है उसका भी कुछ फायदा मिला है, क्योंकि जब ये बात हो रही थी, जब वो युद्ध या एक एस्केलेशन चल रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लाइंस आते हुए देखे थे। बिल्कुल, जैसे ही जो फर्स्ट मूव स्टार्ट हुआ था जब ये जो वॉर का, तो उस टाइम पे लगभग 5300 के आसपास का ग्वारसीड था और लगभग 49 के आसपास के लो बनाए थे। तो अभी देखा जाए तो 49 से लगभग 51 के आसपास का सफर तो तय हो चुका है। 200 और 300 पॉइंट का जो है अपसाइड का मूवमेंट और भी इसमें देखने को मिलेगा। तो जहां पे छोड़ा था मेरे को लग रहा है इस हफ्ते में वापस फिर से वहीं पे प्राइसेस इसके देखने को मिलेंगे। ब्रेक में जाएं उससे पहले कैस्टर एंड कॉटन में कैसा रुख देखते हैं आप? टेस्टर अभी मेरे को लग रहा है इस साल की सबसे हॉट कमोडिटी हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है काफी कम है और जो है सप्लाई इसकी टाइट है और डिमांड कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। टेस्टर का मेरे को लग रहा है अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल पूरे साल का व्यू लेके चलूँ तो 6200 और 6100 रुपए इसके बॉटम हो सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो इसके जो टॉप है मेरे को लग रहा है 7000 के आसपास के भाव इसमें वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल की और हाँ जी, कुकुट की वायदा की और हम बात कर लेते हैं। 2960 के आसपास इसके भाव अभी चल रहे हैं। मेरे को लग रहा है 3050 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जब तक 2900 के ऊपर है खरीदारी का ट्रेड करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो यानी कि सारे के सारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, एक जोरदार तेजी यहाँ पर लौटी है। लिक्विडिटी भी वापस आई है जो कुछ कंसर्न के तौर पर रही है पिछले कई दिनों कई हफ्तों के लिए, लेकिन आज हमने देखा है काफी सारा पैसा यहाँ पर इनफ्लो करता हुआ और सारी की सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन द पॉजिटिव एज वेल। बहुत शुक्रिया प्रथमेश आपका, अमित आपका भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। बल इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर आवाज समाचार।